वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, वर्तमान दौर में जब भी सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है, गंगा यमुनी तहजीब की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक दिखावा होता है, एक ढोंग होता है, एक पाखंड होता है जो हमारे राजनीतिज्ञ भोली भाली मासूम आवाम के ऊपर थोपना चाहते हैं। निश्चित रूप से अगर इस तहजीब को अपने आदर्श स्वरूप में देखना है तो हमें अतीत के पन्नों को खंगालना होगा और विश्लेषण करना होगा, देखना होगा उस दौर को जब क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी ने अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ संगठित होकर मातृवेदी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस दौर में आवाम के जो नेता हुआ करते थे वह स्वयं स्वार्थ सिद्धि से परे उठकर निश्चित रूप से जनता के होते थे, अपनी मातृभूमि के होते थे। यही कारण था वर्तमान में एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि हमारा कोई नेता मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का सर्ग करने का साहस दिखा पाया हो। लेकिन उस दौर में नेता एवं नेतृत्व का मतलब होता था अपना सर्वस्व आहुत, यहाँ तक कि प्राणों को भी न्योछावर कर देना। 1857 की क्रांति के ऐसे ही महान नायक जो निश्चित रूप से यदि उनकी तुलना अन्य नायकों से की जाए, उस दौर के अन्य शासकों से की जाए, तो आज गुमनाम ही कहे जाएंगे, जिनका हम आपसे परिचय करवाना चाहते हैं। जी हाँ, बड़े ही गर्व के साथ मातृभूमि सेवा संस्था आज आपको परिचित करवाना चाहती है हमारे आज़ादी के महान मतवाले खान बहादुर खान से। एक ऐसा व्यक्तित्व जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिटायर एवं रुहेला के शासन में जो स्वयं युवराज की स्थिति में था, उनके स्वयं के दादा रुहेला के शासक थे। ऐसी कैसी परिस्थितियों ने जन्म लिया, उन्हें आज़ादी की लड़ाई में स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से उतरना पड़ा एवं किसी भी प्रकार भारत आज़ाद हो इस अभियान में सक्रिय रूप से स्वयं को शामिल करना पड़ा। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मातृभूमि के प्रति असीम स्नेह, जिन्होंने 82 वर्ष की उम्र में भारत की आज़ादी की लड़ाई में कदम रखे, ऐसे थे खान बहादुर खान। मई 1857 से 7 मई 1858 तक उस दौर में बुंदेलखंड पर अंग्रेज शासन को नेस्तनाबूद कर एक छत्र राज्य स्थापित करने वाले, अपना शासन स्थापित करने वाले महान योद्धा, महान क्रांतिकारी, महान रणनीतिकार खान बहादुर खान। यही कह रहा हूँ, इसी कारण से मैंने आपसे कहा कि यदि हम तुलना करें इनकी रानी लक्ष्मीबाई से, नाना साहब से, तात्या टोपे से, बेगम हजरत महल से, ये भी 1857 की लड़ाई में शासक की स्थिति में थे। इनके पास भी किन्हीं किन्हीं राज्यों की बागडोर थी, लेकिन यह गुमनाम नहीं रहे। इनकी ख्याति भी उतनी ही ज़्यादा थी और आज भी उतनी ही ज़्यादा है, किंतु कहीं ना कहीं खान बहादुर खान अतीत के पन्ने में खो से गए हैं। कुछ पृष्ठभूमि में आपसे साझा करना चाहता हूँ, किस पृष्ठभूमि में खान बहादुर खान का जन्म हुआ। अवध नवाब अंग्रेज सेना की देखभाल में हुआ करता था और चूंकि अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों की सेना का संपूर्ण दायित्व अवध के नवाब पर था। अतः धीरे धीरे वह बहुत अधिक कर्ज में डूब गया। कर्ज में डूबने की वजह से उसने अपना रुहेलखंड का संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, जिसका मुख्यालय बरेली था। इस प्रकार रुहेलखंड, जो अब तक एक स्वतंत्र अवस्था में था, उसके जमींदार जो अब तक स्वतंत्र अवस्था में थे,
वह अंग्रेजों के अधीन आ गए, अतः उन्हें नागवार गुजरा। यही कारण था कि अब जो नई परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में एक विद्रोह की स्थिति पनपने लगी, क्योंकि स्थानीय जो रुहेल जमींदार थे और राजपूत थे, दोनों ही सशक्त जमींदारी स्थिति में थे। अब जब उनकी जमींदारी स्थिति में परिवर्तन आए, उनके अधिकारों में परिवर्तन आए, तो उन्होंने बागी तेवर अपना लिए। यही कारण था कि अब अवध के नवाब के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, वे भी संगठित होकर प्रतिक्रिया देना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जो दुर्गति रुहेलखंड की हुई है, निश्चित रूप से ये माना जाता था कि आने वाले समय में वही दुर्गति आसपास के अन्य क्षेत्रों की भी हो सकती है। अतः 1816 में बरेली में चौकीदारी कर के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह किया गया। इस विद्रोह को इस्लामी विद्वान मुफ्ती एवाज के नेतृत्व में लड़ा गया। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी ने संगठित होकर इस विद्रोह में भाग लिया। परिणाम स्वरूप 21 अंग्रेज अफसरों को इस विद्रोह में मार दिया गया। अंततः अंग्रेजों की लिए संपूर्ण स्थिति बेकाबू की थी। क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों के ऊपर प्रचंड रूप से हावी थे, किंतु अंग्रेजों द्वारा मुरादाबाद से अतिरिक्त सैनिक मंगवाए गए, तब जाकर उन सैनिकों ने हमारे इन महान क्रांतिकारियों पर नियंत्रण किया। अब और ज़्यादा स्थितियां परिवर्तित होने लगी। राजस्व के तमाम अधिकार जो थे वो अंग्रेजों के पास आ गए थे। अतः अंदर ही अंदर बगावत के बीच तो स्थानीय क्रांतिकारियों में फूट ही रहे थे। अब ऐसी परिस्थिति में 1774 एक वर्ष बाद जन्म होता है महान क्रांतिकारी खान बहादुर खान का। अब इस परिस्थितियों में पैदा होने के बाद, चूंकि एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो शासक वर्ग से संबंध रखता था, पिता हजीब रहमत रुहेला जो कि स्वयं शासक थे, अंग्रेजों के पेंशनर इनके पिताजी स्वयं थे। अतः जब यह पैदा हुए तो इनके पिताजी के हाथ से, इनके दादाजी के हाथ से रुहेलखंड का शासन निकल गया था। पिता का नाम था नवाब जुल्फिकार खान, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से वेतन लेते थे। खान बहादुर खान इन्हीं परिस्थितियों में पले बड़े पैदा हुए। अरबी एवं फारसी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की एवं बहुत ही अधिक इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण था कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली एवं नौकरी करते 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 यह सदर अमीन की पदवी तक पहुंच गए, अर्थात जज। इसी पद से ये रिटायर हुए। इस प्रकार इन्हें भी दो प्रकार की पेंशनें मिलना प्रारंभ हो गया। एक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये रिटायर हुए थे। दूसरा, यह वंशज थे हफीज रहमत रुहेला के। अब स्थितियां परिवर्तित होने लगी। 31 मई संपूर्ण भारतीय परिदृश्य 1857 का विद्रोह में संपूर्ण भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को खिलाफ हमला कर दिया। मई में संपूर्ण भारत में सैनिक छावनियों में क्रांति की स्थिति। बरेली में भी क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज सैनिकों के घरों पर हमले कर दिए गए, उन्हें जलाने के प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप कई अंग्रेज अधिकारी नैनीताल की तरफ भाग गए। कई अंग्रेज जजों के, सिविल सर्जनों के, यहाँ तक कि बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल इत्यादि लोगों की हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों द्वारा। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी अंग्रेजों के प्रति वफादारी नज़र आती हमारे क्रांतिकारियों को, उन लोगों की ये हत्या करने में तनिक भी नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के लिए एक ही उम्मीद की किरण थी, वो थे खान बहादुर खान।
क्रांतिकारियों द्वारा अपना नेता जो है बख्त खान को चुना गया, जो कि अंग्रेज सेना में ही तोपखाने के कमांडर थे। अंग्रेज़ों द्वारा 2 दिन पूर्व ही जब बगावत की गई थी, 2 दिन पूर्व ही खान बहादुर खान को बुलाया गया एवं उनसे कहा गया कि आप संपूर्ण बरेली क्षेत्र की, जो कि कमिश्नर था बरेली का अलेक्जेंडर शेक्सपियर, उसने खान बहादुर खान को यह प्रस्ताव दिया कि आप संपूर्ण जिले का प्रभार अपने हाथ में ले लीजिए ताकि बगावत पर नियंत्रण पाया जा सके। किंतु 82 वर्षीय खान बहादुर खान ने अपना उम्र का हवाला दिया, क्योंकि वह हृदय से अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का और साथ दें। समानांतर रूप से हमारे अंग्रेज क्रांतिकारी, हमारे भारतीय क्रांतिकारी, हमारे बागी सैनिक भी जानते थे कि खान बहादुर खान के मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति हिलोरे ले रही है। वे भी अपना नेतृत्व उनके हाथ में देना चाहते थे। अतः कोतवाली में बाकायदा एक दरबार के रूप में बैठक हुई। उस बैठक में हमारे क्रांतिकारियों द्वारा खान बहादुर खान को नेतृत्व करने के लिए राजी कर लिया गया। खान बहादुर खान द्वारा बाकायदा, क्योंकि इस बगावत से हमारे क्रांतिकारियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे, खान बहादुर खान ने बाकायदा संपूर्ण क्षेत्र में एक शासक की तरह आधिपत्य स्थापित कर लिया। शोभाराम को वित्त मंत्रालय दिया गया, मतलब बाकायदा जिस तरह से एक शासन चलाया जाता है उस प्रकार। नियाज अली खान को सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। इसी प्रकार क्या जज क्या मेयर सभी पदवियों की नियुक्ति की गई, बाकायदा इन्हें वेतन तक दिया जाने लगा। कहा जाता है कि उस दौर में वित्त विभाग में ज़्यादातर हिंदू थे एवं सचिवालय में ज़्यादातर मुस्लिम थे। इस प्रकार एक तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित किया गया। हिंदू मुस्लिम सौहार्द का अत्यधिक ध्यान रखा गया, क्योंकि खान बहादुर खान एवं शोभाराम दोनों का ही मानना था कि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म खतरे में है, क्योंकि अंग्रेजों का प्रयास जो है वो यही है कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू एवं मुसलमानों को ईसाई बनाया जाए। अतः हिंदू मुस्लिम सौहार्द का अत्यधिक ध्यान रखा गया। संपूर्ण बरेली क्षेत्र में ये फरमान फैला दिया गया कि गोकशी पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार हिंदू मुस्लिम आपस में उनका सौहार्द न बिगड़े। शोभाराम के नेतृत्व में सेना का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया, सेना का विस्तार किया गया, नए नए सैनिकों की भर्ती की गई, प्रशिक्षण का कार्य किया गया। इस प्रकार नवंबर 1857 तक खान बहादुर खान के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र इनके नियंत्रण में धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गया। क्या बदायूं, क्या शाहजहाँपुर, यहाँ तक कि हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों के हल्द्वानी तक में भी इनने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इस प्रकार नैनीताल, जो कि एक महत्वपूर्ण सैनिक छावनी थी, एक प्रयास किया गया कि उसे अंबाला एवं दिल्ली से पूर्ण रूप से काट दिया जाए। अब खान बहादुर खान की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति को देखकर आसपास के जितने भी क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के वफादार थे, वो और ज़्यादा चौकन्ने हो गए, भयभीत हो गए। इन्हीं में से एक था रामपुर, जो कि अभी तक अंग्रेजों के साथ वफादारी निभा रहा था वहाँ का शासक। अप्रैल 1858 में बहादुर शाह जफर के पोते प्रिंस फिरोज शाह एवं खान बहादुर खान ने मिलकर मुरादाबाद पर कब्जा कर लिया। ये वह क्षेत्र था जो अब तक रामपुर के पास था। जब क्रांतिकारियों द्वारा क्रांति का बिगुल बजा दिया गया, उस दौर में रामपुर के नवाब को अंग्रेजों द्वारा ये क्षेत्र दे दिया गया उपहार स्वरूप, लेकिन अब इस क्षेत्र पर हमारे क्रांतिकारियों का कब्जा था। परिणाम स्वरूप बरेली अब क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ बन गया। अब अंग्रेजों ने एक बहुत ही कुंठित नीति चली, जो हमेशा चलते आए थे, फूट डालो राज करो की, क्योंकि हिंदू एवं मुसलमानों दोनों का वर्चस्व था खान बहादुर खान की सेना में भी, उनके प्रशासन में भी। अतः इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन दो महत्वपूर्ण स्तंभ थे हिंदू एवं मुस्लिमों के। मुस्लिमों के स्वयं खान बहादुर खान, तो हिंदुओं के शोभाराम। इन्होंने अंग्रेजों की ये चाल नहीं चलने दी एवं इस चाल को भी विफल कर दिया गया। अब अप्रैल 1858 में पुनः स्थितियां परिवर्तित हुई। अंग्रेजों ने अपनी मजबूत पकड़, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का शासन उनके पास था, उन्हें ब्रिटेन तक से सहायता मिलती थी, एक ऐसा साम्राज्य से जिसका कहीं सूरज अस्त नहीं होता है। हमारे ये क्रांतिकारी कब तक अंग्रेजों का सामना कर पाते। अब स्थितियां परिवर्तित होने लगी। 1858 अप्रैल के बाद मुरादाबाद पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया।
2-3 सप्ताह के अंदर ही बदायूं, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया। 6 मई ब्रिगेडियर जनरल जोन्स के नेतृत्व में बरेली को भी घेर लिया गया। अब खान बहादुर खान के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, चूंकि वह पहले छापामार युद्ध में विश्वास रखते थे, लेकिन अब अंग्रेजों के साथ आमना सामना अवश्यंभावी था, अनिवार्य था। किंतु तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तोपखाना एवं दूसरा पैदल सैनिक। इनके पास भी अच्छी खासी सेना थी, कई हजारों सैनिक थे। महत्वपूर्ण बहादुरी के साथ मुकाबला किया गया, किंतु अंग्रेजों की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रचंड थी कि कहा जा सकता है हमारे क्रांतिकारियों की हार हुई। लेकिन चूंकि इनके मंसूबे बहुत ऊंचे थे, अतः एक दिए का मशाल से टकराने के बराबर यदि युद्ध हो और उसमें दिया हावी हो जाए तो उसे हार नहीं कहा जाएगा। वही स्थिति हमारे क्रांतिकारियों की थी। शोभाराम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। खान बहादुर खान किसी प्रकार बच निकले। अब इनके पास बहुत ही अल्प मात्रा में सैनिक रह गए थे, लेकिन इनके जज्बे बुलंद थे। इन्होंने बचते बचाते, इनकी रणनीति ये थी, शाहजहांपुर में इनके विश्वास पात्र अहमदुल्ला के पास ये जाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय शासकों की मुखबिरी एवं गद्दारी की वजह से पहले ही अंग्रेजों को पता पड़ गया। खान बहादुर अहमदुल्ला को मार डाला गया, उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार अब खान बहादुर खान भागकर पीलीभीत, नेपाल के आसपास शिवालिक पहाड़ियों के आसपास भटकते रहे अपने अत्यंत अल्प साथियों के साथ। किंतु नेपाली राजा जंग बहादुर द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया और इसी साथ के परिणाम स्वरूप बुटवल, जो कि नेपाल के पास करीब पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ दिसंबर 1859 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वही जो अन्य क्रांतिकारियों के साथ करते थे अंग्रेज, एक नाटक किया गया, एक ढोंग किया गया मुकदमे का, हत्या एवं राजद्रोह का। अंततः इन्हें दोषी ठहराया गया एवं 1860 में कोतवाली के सामने इन्हें फांसी दे दी गई एवं जेल में ही इनके शव को दफना दिया गया। ये था आभा मंडल हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खान बहादुर खान का। कई बार आश्चर्य होता है, कौतूहल होता है एवं अवसाद भी होता है। इतिहास और किस स्तर की योग्यता चाहता है, किस स्तर की महानता चाहता है, किस स्तर का साहस एवं सामर्थ्य चाहता है कि उसे अपने पन्नों में प्रसिद्ध किया जाए। निश्चित रूप से खान बहादुर खान रोहिल्ला, जब जब भी 1857 की क्रांति का जिक्र होगा, जब जब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई का जिक्र होगा, उनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाएगा। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, 1857 की क्रांति के योद्धा नायक को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।